हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कनकेव एंड कन्वेक्स सरफेस, लेंस और मिरर के सारे ही केसेस हम पढ़ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स सरफेस की। इसके थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है वो भी हम डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कॉन्वेक्स सरफेस बना लेते हैं। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स सरफेस है। ये हमारी जो सरफेस है इसको हम इंटरफेस बोलते हैं, जिसके बाहर और अंदर दोनों साइड अलग अलग मीडियम होता है। यानी कि यहाँ पर अलग मीडियम है, यहाँ पर अलग मीडियम है। हमें पता है कि बाहर एयर है यानी कि रेयरर मीडियम है, और अंदर ग्लास या कुछ भी ऐसा मटेरियल हो सकता है जो एयर के कंपेरिजन में डेंसर हो। तो हमारी जो लाइट रे है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं n1 और इसका मान लेते हैं n2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n या म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। ये हमारी सरफेस है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा पोल। ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। अब हमारी एक पॉइंट मान लेते हैं O, जहां से हम लाइट रे इंसिडेंट करेंगे। ये हमारी इंसिडेंट रे है। अब जो इंसिडेंट रे है वो रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है। रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, यानी कि बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब नॉर्मल हम कैसे ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल जो होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें देखने में थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो जो लाइट रे का नॉर्मल होगा सरफेस का, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। अब अगर ये नॉर्मल है तो लाइट रे को इधर जाना चाहिए था, लेकिन डेंसर मीडियम में टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइट रे बेंड हो जाती है। तो ये हमारी लाइट रे इस तरह से बेंड हो जाएगी, और यहाँ पर हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो इस पॉइंट को हम आई नाम दे देते हैं। नॉर्मल के साथ जो हमारी इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। नॉर्मल के साथ ये हमारा नॉर्मल है, जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इसके बाद कुछ और एंगल एज्यूम करेंगे, जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसे हम अल्फा, जो इमेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो बीटा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल है उसे हम कहेंगे गामा। कंफ्यूज नहीं होना गाइस, आर हम इस तरह से लिखते हैं और गामा को थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमने एंगल्स अज्यूम किए हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जो साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होता है μ2 बाय μ1। या फिर यहाँ पर हमने n माना है तो हम n लिख लेते हैं, n2 बाय n1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से n1 साइन आई इक्वल हो जाएगा n2 साइन आर के। अब हमें पता है कि जब भी हमारा थीटा बहुत ही छोटा होता है तो उस केस में साइन थीटा को हम केवल थीटा या फिर टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम केवल थीटा लिखेंगे, तो साइन आई को केवल हम आई लिख सकते हैं। तो n1 आई इक्वल हो जाएगा n2 आर के। अब हमें फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, डेरिवेशन करने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। वो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आई को हम देखते हैं। आई कहाँ पर है? ये रहा हमारा आई। अब यहाँ पर हमें अगर पीजीटी लगानी है, टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, कुछ भी लगाना है, तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नॉर्मल है, ये जो पॉइंट है एन, इसको हम एम नाम दे देते हैं। एम से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और इस पॉइंट को हम एन नाम दे देते हैं। ठीक है, ये एन अलग ही है, हमारा नॉर्मल है, और ये एक पॉइंट एन है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये आई है, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? अल्फा प्लस गामा के इक्वल हो जाएगा। कैसे हुआ? आई जो हो जाएगा वो अल्फा प्लस गामा के इक्वल हो जाएगा। हमें पता है कि जब भी एक ट्राइंगल होता है उसके दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे एंगल के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। जैसे कि ये हमारी कोई स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर अगर हम इस तरह से एंगल ड्रॉ करते हैं तो इन दोनों एंगल का सम इस एंगल के इक्वल होगा। यानी कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए प्लस बी सी के इक्वल होगा। बहुत
सिंपल तरीके से हम उसको डिराइव भी कर सकते हैं, 9th 10th मैथ्स में हम पढ़ चुके हैं ट्राइंगल वाले चैप्टर्स में। तो आई हमारा इक्वल हो जाएगा इस लॉ से अल्फा प्लस गामा के। उसके बाद हमें आर निकालना है। आर हम कैसे निकालेंगे, आर देखिए बीटा प्लस आर हमारा इक्वल हो रहा है गामा के, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से आर हमें क्या मिल जाएगा, गामा माइनस बीटा। आई और आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या पुट करेंगे, n1 आई की जगह हम रखेंगे अल्फा प्लस गामा इक्वल हो जाएगा n2 और आर की जगह हम रखेंगे गामा माइनस बीटा। अब हमने यहाँ पर देख लिया था कि साइन थीटा को हम थीटा और थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं क्योंकि एंगल जो है बहुत ही छोटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेन थीटा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि अगर हम टेन थीटा लगाते हैं तो यहाँ पर हमने राइट एंगल ट्राइंगल भी बना लिया है। उसकी वजह से हम परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो निकाल सकते हैं और उससे क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी डेरिवेशन में। जैसे कि ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है, क्लियरली वी कैन सी ये हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। पी से आई तक की डिस्टेंस हमारी इमेज डिस्टेंस यानी कि वी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम टेन थीटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं, n1 टेन अल्फा प्लस टेन गामा इज इक्वल्स टू n2 टेन गामा माइनस टेन बीटा। अब क्या करेंगे हम, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम अल्फा एंगल की बात करें तो इसके लिए परपेंडिकुलर mn है और इसके लिए बेस क्या है, o से लेकर p तक की डिस्टेंस, o से लेकर n तक की डिस्टेंस, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने n तक ड्रॉ किया। क्यों ड्रॉ किया था हमने परपेंडिकुलर, अभी आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर हम टेन थीटा लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए होगा। प्लस अगर हम बात करें टेन गामा की, गामा कहाँ पर है, ये रहा, इसके लिए परपेंडिकुलर mn और जो बेस है वो nc हो जाएगा। तो mn बाई nc इक्वल हो जाएगा n2, फिर यहाँ पर 10 गामा आ गया तो mn बाई nc माइनस 10 बीटा, बीटा के लिए परपेंडिकुलर mn और बीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा, n से लेकर i यानी कि ni। अब इसको थोड़ा और यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते हैं, साथ साथ में आप नोट भी करते जाइए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो डेरिवेशन में। अब यहाँ से सभी में से दोनों साइड से हम mn को कॉमन लेंगे तो mn हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा अंदर, n1 1 बाय on को अगर हम ध्यान से देखिए o से लेकर n तक को, तो हमने ये जो mn है ये बिल्कुल एकदम पोल के पास ड्रॉ किया। ये जो n पॉइंट है बिल्कुल पोल के पास है, तो हम o से लेकर n तक की डिस्टेंस और o से लेकर p तक की डिस्टेंस को इक्वल मान सकते हैं। तो o से लेकर p तक की डिस्टेंस क्या है, हमारी u है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है, यानी कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसके ऊपर इसके जो साइन लगेगा इसका वो नेगेटिव लगेगा। प्लस 1 बाई एन सी, अब n से लेकर जो c तक की डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, रेडियस की इक्वल हो जाएगी, इक्वल टू n2 1 बाई nc की जगह हम r लिखेंगे माइनस 1 बाई ni कहाँ पर है, ni इसको हम v मान लेंगे क्योंकि जो p और n है बहुत क्लोज है। मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, माइनस n1 बाई यू प्लस n1 बाई आर इक्वल हो जाएगा n2 बाई आर माइनस n2 बाई वी। अब हम क्या करेंगे, दोनों के साइन चेंज कर देंगे, मतलब कि आर वाले को एक साइड और जो वी यू वाले हैं उनको एक साइड। तो यहाँ पर n2 बाई वी इधर आएगा तो पॉजिटिव साइन का हो जाएगा माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। ये माइनस n1 बाई आर इधर चला जाएगा, आर दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस के बीच में। किसके लिए, अभी हमने पढ़ा कन्वेक्स सरफेस के लिए। फटाफट से हम देख लेते हैं कॉनकेव सरफेस के लिए। सिमिलर ही पूरा डेरिवेशन होगा, चेंज कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा वो हम देख लेंगे। बहुत इजी डेरिवेशन है गाइस। साथ साथ में अगर हम नोट्स भी बनाते जाएंगे तो
आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम कितना ही पढ़ ले, लेकिन अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हम एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसीलिए तो कहते हैं गाइस, क्योंकि रिसोर्सेज सबके पास है, लेकिन टॉपर जो होते हैं वही टॉपर के होते हैं हमेशा। मतलब कि पढ़ने वाले बच्चों में से भी बहुत कम ही टॉपर बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना चीज़ों को आप याद रख पाएंगे। अब हम बात कर रहे थे कॉनकेव सरफेस की। कॉनकेव सरफेस कुछ इस तरह से होती है। हमने कॉन्वेक्स सरफेस के केस में पढ़ा था कि हम रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम जाएंगे डेंसर से रेयर मीडियम में, क्योंकि ये हमारा डेंसर मीडियम हो गया और ये बाहर हमारी एयर यानी कि रेयर मीडियम हो गया। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ये हमारा पोल हो जाएगा, और यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होता है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अब हमने एक पॉइंट मान लिया ओ, जहाँ से हमारी लाइट रे जाएगी, इंसिडेंट होगी इस सरफेस पर। अब हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये लाइट रे को इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये रेयर मीडियम में जा रही है। डेंसर से जब भी रेयर में जाती हैं तो वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाती है, यानी कि नॉर्मल से दूर चली जाती हैं, ये इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी कहीं इमेज बनेगी। अब नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी उसे हम आई, और नॉर्मल के साथ रिफ्रेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी उसे हम आर कहते हैं। ओ जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा अल्फा, आई बनाएगा बीटा, और सी बनाएगा गामा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सिंपली जो हमने पहले भी स्नेल्स लॉ लगाया था, यहाँ पर भी हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर जा रहे हैं N2 से N1 मीडियम में। वहां पर हम N1 से N2 में जा रहे थे और यहाँ पर N2 से N1। तो डिफरेंस क्या आएगा? स्नेल्स लॉ होता है साइन आई अपॉन साइन आर, वो इक्वल हो जाएगा। पिछले केस में हमने लिया था N2/N1, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे N1/N2। तो जो N2 साइन आई है, N2 साइन आई, वो इक्वल हो जाएगा N1 साइन आर के। और अगर हमारा थीटा बहुत ही छोटा है तो उसको, साइन थीटा बहुत ही छोटा है, साइन थीटा बहुत ही छोटा है तो उसको हम थीटा या फिर उसको हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा लिख देंगे, जिससे क्या होगा, साइन आई को केवल हम आई और साइन आर को केवल आर लिखेंगे। तो N2 आई इक्वल हो जाएगा N1 आर की। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हम आई और आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। रटने की तो कुछ भी जरूरत नहीं है गाइस, सिंपली हमने इंसिडेंट रे ली, कैसे रिफ्रैक्शन होगा हमें पता ही है। रेयर से डेंसर में जाती है, किधर बेंड होती है, और डेंसर से रेयर में जाती है तो लाइट किधर बेंड होती है, और कहाँ कौन सा एंगल बनेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल, यानी कि आई प्लस अल्फा इक्वल हो जाएगा गामा के। तो आई की वैल्यू हमें मिलेगी गामा माइनस अल्फा। इसके बाद हमें आर फाइंड करना है। आर का रिलेशन देख सकते हैं हम, गामा प्लस बीटा। आर इक्वल हो जाएगा गामा प्लस बीटा के। तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। N2 ऑफ आई यानी कि गामा माइनस अल्फा इक्वल हो जाएगा N1 ऑफ आर यानी कि गामा प्लस बीटा। यहाँ पर हम टेन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन गामा माइनस टेन अल्फा इक्वल हो जाएगा N1 टेन गामा प्लस टेन बीटा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। गामा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं एन। तो टेन गामा के लिए परपेंडिकुलर, इसको हम एम, तो एम एन डिवाइडेड बाय, इसके लिए बेस क्या होगा, सी एन, माइनस टेन अगर अल्फा की हम बात करें तो इसके लिए परपेंडिकुलर एम एन और बेस एन ओ हो जाएगा, एम एन बाय ओ एन। टेन गामा सिमिलरली यहाँ पर आ गया, टेन गामा कहाँ था, ये रहा, एम एन बाय सी एन, ये रहा गामा एम एन बाय सी एन। प्लस टेन बीटा की अगर हम बात करें तो इसके लिए एम एन परपेंडिकुलर हो जाएगा और बीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा, एन आई हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, एम एन हमारा सिंपली जैसे पहले केस कैंसिल हुआ था केस में, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। N2 एज इट इज रहेगा, 1/Cn। अब Cn क्या है हमारा, C से लेकर N तक की जो डिस्टेंस है उसे हम R मान रहे हैं,
क्योंकि पिछले केस में जैसे हमने पढ़ा था एन और पी बहुत ही क्लोज है, यानी कि जो रेडियस होती है पी से सी तक की डिस्टेंस उसे ही हम सी एन के इक्वल मान रहे हैं, तो ये हमारा आर के इक्वल हो जाएगा। और जैसा कि रेडियस आप देख सकते हैं हमने इधर ली है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं ली है, तो माइनस साइन लगेगा साथ में। -1/ON, ओ से लेकर एन तक की डिस्टेंस, ये हम देख सकते हैं हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ये हमारी u हो जाएगा। और इसको भी हमने इधर लिया है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साथ में इधर n1 रहेगा, 1/CN की जगह हम r लिखेंगे, माइनस का r रहेगा, प्लस 1/NI, ये हमारी जो है वो इमेज डिस्टेंस है, तो NI को भी हम v मान सकते हैं, रीजन सिमिलर होगा। अब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो -N2/R प्लस N2/U इक्वल हो जाएगा -N1/R प्लस N1/V के। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, R वाली टर्म्स को एक साइड और UV वाली टर्म्स को एक साइड, यानी कि N2/U माइनस N1/V इक्वल हो जाएगा N2 माइनस N1/R। ठीक है ना गाइस, N2 ये N1 इधर आएगा माइनस का, और ये N2 इधर जाएगा प्लस का, माइनस N1 इधर है और R दोनों में से कॉमन ले लिया, तो ये हमारा रिलेशन हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस एंड इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में। तो हम पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कनकेव एंड कॉन्वेक्स सरफेस। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।